बुलाने लगे कि आप आइए, हमारे यहाँ कुछ फंक्शन है, उसमें अपनी बात को रखिए। लेकिन साथियों, गाडगे बाबा का जो मूवमेंट था, उनकी जो मंडली थी, वो कोई भगवान का भजन करने वाली मंडली थी, बल्कि सामाजिक कुरीतियों के ऊपर वो अपने विचार रखते थे। गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, अंधविश्वास, शराब पीने की जो लत थी, ऐसी तमाम जो कुरीतियां समाज में फैली थी शिक्षा की, उसको जगाने के लिए वो अपनी बात गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से रखने का काम करते थे। साथियों, धीरे धीरे उनका जो क्रेज था वो बढ़ता गया और आगे चल करके उनकी शादी का समय आया। उनकी शादी के लिए बगल के दापुरे के बगल में कमलापुर गांव था, वहां की कुंताबाई से उनकी शादी हो जाती है। लेकिन उन शादी के बाद घर परिवार जो चल रहा था, लेकिन उनके जागरण का काम वाला नहीं था। जागरण का काम लगातार चल रहा था और वो जागरण का क्षेत्र उनका दूर दूर तक बढ़ता जा रहा। शादी होती थी लोगों की, उसमें भी उनको इनवाइट कर लेते थे कि उनको बुलाएंगे, लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे, थोड़ा माहौल बनेगा। समझदार लोग जो सामाजिक चेतना पैदा करना चाहते थे, वो लोग बुला करके शादी के अवसर पर लोग इकट्ठा होंगे, इनकी बात सुनेंगे, विचारों में परिवर्तन आएगा। साथियों, वो जो मूवमेंट उनका था, अंधविश्वास, बुरी आदत, शराब कर्ज न लेना, भूखा बीड़ी न पीना, इस पर वो चोट करते थे। इससे क्या नुकसान हो सकता तो वो बताते थे, लोगों के अंदर ठेस पहुंचाते थे कि ये गलत आदतें हैं। गीत के माध्यम से बताते थे, लोगों को बड़ी अच्छे समझ में आती थी, समाज में परिवर्तन का काम हो रहा था। साथियों, शादी समय बीता, उनकी दो बेटियां भी हो गई, अमोला बाई और कलावती बाई। लेकिन जागरण का उनका जो फेम था, उनका जो विचार था, इस तरह बढ़ता जा रहा था। उनको ये लगने लगा कि अगर हम परिवार में बंद करके काम करेंगे तो जितना करना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। परिवार के साथ रह करके, परिवार की जिम्मेदारी के को निभाते हुए अगर हम इस मूवमेंट को चलाते हैं तो जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए उनके अंदर एक मंथन चालू हुआ, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें। सोचते थे कि छोड़ के अगर चले जाते हैं घर तो मेरी माता है, मेरी पत्नी है, दो बेटियां हैं, इनका क्या होगा। मैं ही अकेला तो ऐसा व्यक्ति हूं जो काम करता हूं और इनके भरण पोषण की व्यवस्था करता हूं। हिचक जाते थे, फिर सोचते थे, मन में बड़ा उधेड़, फिर समाज की देख सोचते थे तो लगता था नहीं, इसी जिम्मेदारी में बंधे रहेंगे तो समाज का क्या होगा। साथियों, ये सब उधेड़-बुन सोचते सोचते उन्होंने एक दिन रात में दिमाग में उनके एक बात आई कि बच्चे तो कुत्ते भी पैदा करते हैं और सुअर भी। बच्चे तो कुत्ते भी पैदा करते हैं और सुअर भी। पेट पालने के लिए गधा भी मेहनत करता है। अगर पूरा जीवन यही काम हम भी करते रहे तो हमें और जानवर में अंतर क्या आएगा। जो काम जानवर करता है वही काम हम भी करते रहे तो हमें और जानवरों में अंतर क्या आएगा। और फिर उनके अंदर एक जुनून आया कि नहीं, अगर मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा तो जैसी परिस्थिति हमारे माँ के ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर आएगी वो झेलेंगे, वो झेल लेंगे। हमको घर छोड़ना होगा। इसीलिए साथियों, फरवरी 1905 में संत गाडगे बाबा ने अपना घर छोड़ दिया। धीरे से खसक गए भोर में। जैसा होगा समझेंगे, बंद कर नहीं रहना है। साथियों,
घर छोड़ने के बाद में तमाम परेशानियां आई। एक बड़ा संयोग है, संयोग ही कहेंगे। तथागत बुद्ध ने भी अपना परिवार, अपना घर छोड़ा था। उन्होंने भी अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ा था। गाडगे बाबा ने भी अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ा था। एक अजीब संयोग यह है कि 29 साल की उम्र में तथागत बुद्ध ने भी अपना घर छोड़ा था और 29 साल की उम्र में गाडगे बाबा ने भी अपना घर छोड़ा था। ये संयोग देखिए साथियों। घर छोड़ने के बाद में चूंकि बुद्ध का जो मूवमेंट था, जागरण का जो मूवमेंट था बुद्ध का, उन्होंने भी एक सिस्टम बनाया था कि मूवमेंट में, जागरण में जो निकलेगा वो वीआईपी कपड़े पहन के नहीं बल्कि चीथड़े से बना हुआ चीवर पहनेगा, चीवर पहन के जागरण करेगा। उन्होंने भी चीथड़ों से को जोड़ जोड़ करके कपड़े बनाया था, चीवर बनाया था। तो फटे पुराने अलग अलग कलर के कपड़े जोड़ जोड़ करके कपड़े अगर ओढ़ बीड़ के अगर कोई फील्ड में जाएगा, समाज में निकलेगा, तो क्या समाज के लोग उसको क्या समझेंगे? पागल समझेंगे। उनको लोग पागल ही समझते। गांव में जब किसी गांव में सोचते थे कि मैं इस गांव में जाऊं और जागरण करूं, तो गांव के कुत्ते पहले ही टूट पड़ते थे उनके ऊपर, भौंकने लगते थे, उनकी जो दशा देखते थे और भौंकने लगते थे, भौंकने लगते थे और गांव के लड़के इकट्ठा हो जाते थे, पागल आया ऐसी शोर मचाते थे। लेकिन उन सबको झेलने के साथ साथ जगाने का भी काम करते थे बाबा गाडगे। कई बार कबीर साहब को अपना गुरु माना था, तो हमारे समाज में पैदा हुए सभी समाज सुधारक, नाम लूंगा तो टाइम जाएगा, उन सबके चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। संत बाबा गाडगे साहब हमारे जो समाज के व्यक्ति बैठे हैं वो सब अपना उनको पूर्वज मानते हैं और अपना उनको अनुयायी मानते हैं। मेरा कहना है कि जो हमारे पूर्वज हैं, यहाँ बैठे हुए कितने लोग हैं जो हम अपने पूर्वजों का अनुसरण कर रहे हैं, उनके विचारधारा पे चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ 30% भी ऐसे लोग। आज इस देश के अंदर लड़ाई है धर्मतंत्र की और लोकतंत्र की। सभी जानते हैं कि धर्मतंत्र है क्या और लोकतंत्र है क्या। आज हम इस कुर्सी पर बैठे हैं या आप हम सब कुर्सी बैठे हैं, किसी साहब इस कुर्सी पर बैठे हैं, वो धर्मतंत्र की वजह से है या लोकतंत्र संविधान की वजह से? लोकतंत्र संविधान की वजह से है। लेकिन आज दिन प्रतिदिन हम ही लोग, आप हम सभी लोग इस लोकतंत्र को, इस संविधान को अपने हाथों से कुचलते जा रहे हैं और उस धर्मतंत्र को जो हमें नीच समझता है, जो हमको गिरा हुआ समझता है, निम्न श्रेणी का समझता है, और उसको हम पल्लवित कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं। और वह लोकतंत्र, वह संविधान जिसकी वजह से आज हम पढ़ लिख के और हमारे लोग पढ़ के अफसर IAS, PCS और PC और तमाम इंजीनियर डॉक्टर बन गए, आज हम उसको भूलते जा रहे हैं। मेरा आप सब लोग से अनुरोध है कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है, धर्म एक अफीम है। तो आज हम ऐसे कितने लोग हैं जो अफीम को खा रहे हैं, अफीम का नशा कर रहे हैं। एक नशा शराब का होता है, गांजे का होता है, बीड़ी सिगरेट का होता है, वो तो सिर्फ उसी को नष्ट करता है। किसको? जो इसका नशा करता है। जो शराब पिएगा, अफीम खाएगा, वो मरेगा। लेकिन ये एक दूसरा ही नशा और है, वो धर्मतंत्र का नशा, यानी वो जहर, वो अफीम हमारी आने वाली पिछली सैकड़ों पीढ़ियों को नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। आज हम जहां बैठे हैं, हमें लोकतंत्र बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है, आरक्षण बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, आरक्षण रहेगा, हमारी शिक्षा रहेगी, हमारी समानता रहेगी, एकता, समता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय का। वो सिद्धांत धर्मतंत्र का नहीं है, वो सिद्धांत लोकतंत्र का, संविधान का है। धर्मतंत्र तो हमको नीच बनाता है। आज हम कितने लोग हैं जो लोकतंत्र के साए में चल रहे हैं, कितने लोग हैं जो आरक्षण की बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन आज इस देश के अंदर वही अफीम फैलाई जा रही है, जिस अफीम को हमको नीच समझती है, जिन लोग हमारे जो समाज सुधारक बाबा गांधी साहब जैसे लोग हैं उनको नीच समझती है, उसी धर्म को फिर अपनाते जा रहे हैं, उस जहर को फिर पीते जा रहे हैं, उस अफीम को फिर पीते जा रहे हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को नष्ट करेगी। तो आज हमें जो बाबा साहब, मैं समझता हूँ देश के अंदर आर्यों से लेकर तमाम लोग आए विदेशी, देश को लूटा खसूटा, अत्याचार किए, बलात्कार किए, लेकिन उन सब के बाद में जो देश के अंदर अंग्रेज आए, मैं अंग्रेजों को इस देश के अंदर मुफीद मानता हूँ। अंग्रेज बहुत मानवतावादी था, अंग्रेज बहुत सिद्धांतवादी था। अंग्रेजों ने कानून बना करके इस देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले, शूद्र और मूल निवासियों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। सभी जानते हैं इस देश में, इस धर्मतंत्र में शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। हमें जो हमारे शूद्र चतुर्वंशी वंश है, उस धर्मतंत्र में शिक्षा का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमें आपके आने वाली पीढ़ी को बचाना है, आने वाली जनरेशन को बचाना है। इस धर्म रूपी जहर से दूर भागो और इस लोकतंत्र रूपी को अपनाओ। इसके लिए आरक्षण को बचाना होगा, और आरक्षण बचाने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, लोकतंत्र को बचाने के लिए टाइम नहीं है। इस ब्रह्मास्त्र को जो बाबा साहब ने दिया है, अगर वो ब्रह्मास्त्र हमारे पास नहीं होता तो हमारे घर पर कोई नेता नहीं जाता, कोई नेता नहीं जाता। वो ब्रह्मास्त्र, बोध रूपी ब्रह्मास्त्र जो बाबा साहब ने दिया है, अगर उसको आप बचाना चाहते हैं तो हमारे पास केवल 3 महीने हैं, केवल 3 महीने। अपने बच्चों की शिक्षा बचाना चाहते हो, अपने अधिकार बचाना चाहते हो, अपनी नौकरी बचाना चाहते हो, तो 3 महीने, सिर्फ 3 महीने आप समझ लो तो आरक्षण बचेगा, लोकतंत्र बचेगा और इस ब्रह्मास्त्र को बचेगा। अगर ब्रह्मास्त्र नहीं होता तो हमारे यहाँ कोई नहीं आता, वोट देने का अधिकार नहीं होता, कोई नहीं आता, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कोई नहीं आता। तो ये धर्मतंत्र तो महिलाओं को भी हमारे साथ सूत्रों के साथ ही जोड़ता है, उनको भी दो दर्जे की महिला समझता है। तो महिला को धर्मतंत्र महिला तो उल्टा कही गई है, नीच कही गई है, सब समाज की महिला कही गई है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ केवल 3 महीने तक समझ जाओ और आने वाले समय में इस ब्रह्मास्त्र के माध्यम से इस लोकतंत्र को बचाना, इस ब्रह्मास्त्र की वजह से हमारी तमाम पीढ़ियां बचेंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद, जय लोकतंत्र। एक मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हम आज संविधान की वजह से बैठे हैं। धन्यवाद संचालक महोदय जी। इस मंच पर आज के मुख्य अतिथि राजा महंत प्रताप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, समस्त अधिकारीगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण और यहाँ दूर दराज से आए मेरी माताएं, बहनाएं, सभी अभिभावक, सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं अभिनंदन। देखिए, आप सभी ने संत गाडगे महाराज के बारे में, हमारे सभी अतिथिगणों ने, सभी लोगों ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप सभी ने पढ़ा है, सभी जानते हैं। संविधान के रचयिता, संविधान लिखने वाले, सभी ने संविधान के बारे में इतना कुछ कहा, देश के बारे में, समाज के बारे में इतना कुछ कहा। देखिए, मैं यहाँ भाषण देने नहीं आई हूँ, क्योंकि भाषण देने के लिए तो हमारे लिए बहुत सारी मंचें मिलती है और वहाँ हम भाषण देते हैं और चले जाते हैं। ये हमारा समाज का एक पर्टिकुलर मंच है जो हम अपनी बात को यहाँ रख रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि शिक्षा, अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो पी ले वो दहाड़ने लगता है। संविधान को, अभी सर ने कहा कि संविधान को अगर बचाना है तो हमें उसके लिए लड़ना होगा। देखिए, यहाँ सभी, कोई डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, कोई इंजीनियर होगा। अभी आप देख रहे हैं कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि राजा महंत प्रताप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे समाज से इतने बड़े पद पर हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो हम अपने समाज में एक से एक बढ़कर पद पर आसीन हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि समाज को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हम एक दूसरे का
दिखाई नहीं दे रही। गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर जाकर के भीमराव अंबेडकर, संत गाडगे जी महाराज के बारे में हमें बताना चाहिए कि उनके विचारों से, उनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ खड़े हैं। तो ये भावना हमारे अंदर तभी आएगी तब हम अपने विचारों को बदलेंगे। अगर हमारे विचार बदल जाएंगे तो समाज, हमारा देश अपने आप बदल जाएगा। तो किसी ने खूब कहा है कि माझी तेरी नाव के तलबदार बहुत है, माझी तेरी नाव के तलबदार बहुत है, इस पार उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो हमारे समाज में ऐसे लोग बहुत हैं जो शिक्षित हैं और शिक्षित होने के बाद अपने देश के उन गरीबों को आगे बढ़ा सकते हैं जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है। हम उन्हें सहारा देंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। क्या फायदा हमारा डॉक्टर बनने से, क्या फायदा हमारा टीचर बनने से, और क्या फायदा हमारा इंजीनियर बनने से, कि जब हम अपने समाज को शिक्षित नहीं बना सकते। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ये भाषण मैं दे रही हूँ, ये भाषण नहीं, हमें अपने देश को, अपने समाज को जागरूक करना है। और जागरूक कैसे करेंगे? एक रह करके, एक दूसरे के दुखों को समझ करके, एक दूसरे की भावना, एक दूसरे के विचारों को समझ करके हम अपने देश, अपने समाज को बदल सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि अगर किसी अपने समाज में अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें। अगर जो पढ़ नहीं पा रहा है उसे पढ़ने के लिए, अगर इस समाज में एक भी गरीब बच्चा है और एक बच्चे की सहायता करने के लिए हम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो हर घर में डॉक्टर, हर घर में टीचर और हर घर में इंजीनियर होगा। और मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि हर घर में नेता होगा। लेकिन ये संभव तभी होगा जब हम एकता, अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे। हम एक हो जाएंगे तभी हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी ने खूब कहा है कि खुद जियो और जीना सिखाओ, अपनी खुशियां चलो बांटाओ। तो इस देश में हम तभी खुश रह सकते हैं जब हम दूसरे की, गरीब की भावनाओं को समझ करके उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक बार जरा सा साथ में नारा लगाए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। आज संत गाडगे महाराज के जयंती के अवसर पर उपस्थित सम्मानित मंच, विशेष रूप से हमारी बहुत ही एक्टिव, मैं समझता हूं कि प्रदेश में सबसे नई ब्लॉक प्रमुख पूजा दिवाकर जी, प्रबुद्धजन, प्रिय मित्रों एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए मित्रों, बाबा साहब और संत गाडगे क्योंकि हम अपने संत महात्मा जयंती मनाने का मुख्य पर्पज यह है जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं वह, क्योंकि गाडगे महाराज तीन बातों पे या तीन बातों को ध्यान में रख करके कार्य और जो समाज में फैली हुई कुरीतियां थी उन पर तोड़ दिया। गाडगे महाराज जी
या कोई भी संत महात्मा किसी पर्टिकुलर समाज का आदमी नहीं, वह देश और पूरे समाज का व्यक्ति होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, जब गाडगे महाराज जी किसी भी बस्ती में जाते थे, वहां यह नहीं देखते थे कि दलित बस्ती है या अमुक बस्ती है, सबके लिए वह समान थे। जहां तक शिक्षा की बात है, भले वह कम पढ़े लिखे थे या लोग कहते हैं कि शिक्षा नहीं के बराबर थी, लेकिन उनके जैसा व्यक्ति शिक्षा पर इतना काम करेगा, उनके नाम पर कितने शिक्षण संस्थाएं काम कर रही हैं। जहां तक समाज में फैली हुई कुरीतियों के संदर्भ में, उसको दूर करने के संदर्भ में, क्योंकि कोई भी जब आयोजन होता था, उस आयोजन में बिना मांस और मदिरा के कोई भी आयोजन पूर्ण नहीं होता था। संत गाडगे महाराज जी ने इसको समाप्त करने की शपथ ली और उन्होंने अपने घर से ही शुरू किया। जब उनकी लड़की पैदा हुई, लोगों को भोज पर उन्होंने आमंत्रित किया और वहां परंपरा यह थी कि भाई बकरा कटेगा, शराब आएगी, यह होगा। लोग, हो सकता है कि आज के 30-40 साल पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी यहां भी रही होगी, और जहां पर पूरी सब्जी और कच्चे मतलब दाल और चावल की व्यवस्था, वहां कम लोग दिखाई देते थे। सुन गए कि बकरा है तो वहां टूट पड़ते थे। तो महाराज जी ने इसको संकल्प लिया, यह जो मांस और मदिरा भोज में परोसे जाते हैं, उसको बंद करना होगा। क्योंकि जो हमारा कमजोर तबका है या पूरे समाज के जो कमजोर तबके हैं, भाई हैसियत है नहीं, ऋण के अलावा कोई चारा नहीं है, तो वह ऋण लेकर के व्यवस्था करते हैं, तो वह आजीवन ऋण से बने रहते हैं। तो ऐसी में जब यह दूर हो जाएगा तो कम से कम बहुत समस्या वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो जैसे हमने कहा कि उन्होंने इस कुरीति को दूर करने के लिए अपने घर से ही शुरू किया। लड़की जब पैदा हुई, उनके यहाँ सबको भोज पर आमंत्रित किया और वहां पर वेज खाने की व्यवस्था की। जब लोगों को पता, सब लोग आए और लोगों को पता चला कि ये तो यहाँ पर मदिरा और मांस की व्यवस्था नहीं है, तो सब भड़क गए। तो किसी तरह से बाबा साहब गाडगे महाराज जी ने समझाया और लोगों को बात समझ में आई। सब लोग भोज में शरीक हुए। उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रसार आगे जनमानस तक होता है। हमारा ये कहना है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें मतलब सभी व्यक्ति, सभी वनस्पति इस पृथ्वी पर सब में कोई न कोई विशेष बात है। और आप यह ठान लें, कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हम समाज के लिए कुछ करेंगे। क्योंकि जो भी काम आप करें, लोग उसका अनुसरण करें। आप किए गए का दूसरे का अनुसरण करने के बजाय आप लीक छोड़कर के जाइए कि भाई अमुक ने ऐसा किया था, क्योंकि तभी आपको पहचानेंगे। क्योंकि बनाए हुए रास्ते पर चलना आसान होता है, नया रास्ता बनाना कठिन होता है, लेकिन असंभव एकदम नहीं।
इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कहना है, या एक सूत्र है, आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। सबको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इज इंडिया टुमारो के साथ मिलकर के काम करें, वही हमारा अगला भविष्य होगा। जय हिंद, जय भारत।